Good evening, good evening. Good evening, all of you. ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? एक बार देख लीजिए। तो यूपी स्टेट जीएस में 3 लेक्चर अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपके कोर्स में फोल्डर भी बना हुआ है। यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं वहाँ प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूपी स्टेट जीएस का। और पार्ट 4 आज इसका लास्ट लेक्चर है। हमने कहा था कि 4 क्लास टोटल होनी है, तो इसका 4th लेक्चर आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, यूपी स्टेट जीएस। तो यूपी के जो भी एग्जाम है, आरओ आपका एई का पेपर, यूपी पीसीएस, सबके लिए हेल्पफुल होगा। एसएससी वगैरह के बैच में भी ये लेक्चर मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि एसएससी वाले भी काफ़ी बच्चे ये एग्जाम देंगे। आरआरबी के बैच को भी एक्सेस दिया है, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी कॉमन स्टूडेंट होंगे इसलिए। और पीडीएफ जो है 4th लेक्चर का कोर्स में अटैच कर दिया है हमने। तो यूपी के एग्जाम्स में स्टेट लोकल बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, पर थोड़ा बहुत हमें कवर करने की ज़रूरत थी, तो ठीक ठाक हमने कवरेज 4 लेक्चर मिला के हो गया है। आज चौथे लेक्चर मिला के अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा, स्टेट के लिए काफ़ी होगा। शुरू करें। अभी ये कुछ दिन पहले ही, अभी इस वीक में ही न्यूज़ में था, यूपी के बलिया में ऑयल डिस्कवर हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन तो जो हेडिंग है वही क्वेश्चन है, जो हेडिंग है वही क्वेश्चन है कि यूपी में कहां पर अभी क्रूड ऑयल की डिस्कवरी हुई है। ओएनजीसी ने तेल का पता लगाया, यूपी में कहां पर? आंसर होगा बलिया। क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल यूपी में कहां खोजा गया है? बलिया में। ओएनजीसी ने डिस्कवर किया बलिया में। देखें, विद ओएनजीसी लॉन्चिंग एक्सप्लोरेशन एफर्ट, क्रूड ऑयल रिजर्व का पता लगा है, क्रूड ऑयल रिजर्व का पता लगा है सागरपल्ली विलेज बलिया, सागरपल्ली विलेज बलिया में। यहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर थे चिट्टू पांडे, उनकी लैंड वहीं पर पता लगा है। वहाँ के एक फ्रीडम फाइटर यूपी के चिट्टू पांडे, उनकी लैंड थी, यहाँ पर ओएनजीसी ने पता लगाया है। और ओएनजीसी जो भी यहाँ पे एक्सप्लोरेशन वगैरह कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो सागरपल्ली बलिया से लेकर फाफामऊ प्रयागराज 300 किलोमीटर का ये बेल्ट है। इस पूरे एरिया में काम चल रहा है, रिसर्च कर रहे हैं। 300 किलोमीटर का पूरा बेल्ट है, सागरपाली बलिया से लेकर फाफामऊ। इस पूरे एरिया में ड्रिलिंग वगैरह करके देखेंगे, चेक करेंगे ऑयल अवेलेबल है या नहीं। तो उस एरिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो गया। यहाँ पे कमर्शियल अगर एक्सप्लोरेशन वगैरह शुरू हो जाता है और वायबल रहता है फाइनेंशियली ऑयल निकालना, तो उस एरिया की इकोनॉमी को हेल्प करेगा। तो सवाल यहाँ पर मेन यही, क्रूड ऑयल खोजा गया है बलिया के अंदर। तो विद ओएनजीसी लॉन्चिंग एक्सप्लोरेशन एफर्ट, एक क्रूड ऑयल रिजर्व का पता लगा है सागरपाली विलेज बलिया। एग्जाम का क्वेश्चन यही है। तो ओएनजीसी अभी और भी पूरे एरिया में ये रिसर्च कर रहे हैं इस पर। 300 किलोमीटर की क्रूड ऑयल बेल्ट सागरपाली से लेकर फाफामऊ प्रयागराज, 3 मंथ लंबा सर्वे चला था गंगा बेसिन के क्षेत्र में ऑयल पता लगाने के लिए। तो फाइनली ओएनजीसी ने कंफर्म किया है कि बलिया में 3000 मीटर की गहराई पर ऑयल पाया गया। द डिस्कवरी वॉज मेड ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू द एक फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे, इनकी लैंड पर यह खोजा गया है। तो ड्रिलिंग एफर्ट, अब इसमें आगे लिखा हुआ, अगर ये कमर्शियली वायबल होता है, अगर ये कमर्शियली वायबल होता है, इकोनॉमिक पड़ता है अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन यहाँ पर, तो इस पूरे एरिया के लिए काफी बेनिफिशियल, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अच्छा होगा। तो अगर कमर्शियली वायबल होता है प्रोडक्शन यहाँ से करना, तो ये पूरे एरिया की इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इतने में क्वेश्चन बस वही निकल के आता है कि यूपी में ऑयल अभी हाल फिलहाल में क्रूड ऑयल कहाँ पर खोजा है ओएनजीसी ने? बलिया। और कोई सवाल इस पर नहीं बनता। क्रूड ऑयल ओएनजीसी ने हाल फिलहाल में और भी कई जगहों पर पता लगाया। यूपी के बलिया के अलावा और भी कई जगहों पर ओएनजीसी काम कर रहा है, ऑयल गैस वगैरह पता कर रहा है। कहाँ पर? 2024 में ही 5 नए एरिया खोजे गए हैं ऑयल एंड गैस के। 2024 में ही ओएनजीसी ने भारत में अलग अलग 5 नए ऑयल और गैस डिस्कवरी किए हैं। क्लियर है? उसके अलावा इंडिया में ऑयल असम में, गुजरात में, मुंबई हाई, ये सब एरिया जो हैं ऑयल फील्ड्स हैं हमारे पास। ऑयल फील्ड के हमारे पास और भी एरिया इंडिया में पहले से हैं। एनर्जी में हमने ये पढ़ा हुआ है ऑयल वगैरह इंडिया में कहाँ कहाँ है। सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी एक अवादा ग्रुप है,
अवादा ग्रुप है, सीएम योगी ने अभी इनॉग्रेशन किया 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल फैसिलिटी। सवाल केवल यही बनेगा, कहां पर इनॉग्रेशन हुआ है, कहां पर लगाया गया? नोएडा में। लोकेशन पूछेगा क्वेश्चन, नोएडा में। तो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इनॉग्रेशन किया। अवाडा ग्रुप ने 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नोएडा में लगाई है, दादरी में। 1.5 गीगावाट अवाडा ग्रुप ने सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई नोएडा के दादरी में। और 5 गीगावाट का एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेशन हुआ है। इसके अलावा 5 गीगावाट का इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका भी ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेशन किया गया है। तो दो चीजें हैं, 1.5 गीगावाट का तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और 5 गीगावाट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दोनों अलग अलग सवाल ध्यान रखना है। जो 1.5 गीगावाट का अवाडा ग्रुप का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, वो नोएडा के दादरी में लगी है। और 5 गीगावाट का जो इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, अभी भविष्य में ये तैयार होगा बनके। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, ये ग्रेटर नोएडा है। तो ये एक नोएडा के दादरी में, एक ग्रेटर नोएडा। जो हेडिंग बस वही क्वेश्चन है। सोलर के क्षेत्र में भी यूपी काफी काम कर रहा है अभी। वन 1.5 गीगावाट, ये पीवी का मतलब क्या है? फोटोवोल्टेइक सोलर पैनल होते हैं जो, फोटोवोल्टेइक मतलब सोलर पैनल। ये दादरी में ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इस एरिया के लिए, बाकी ये सब कोई क्वेश्चन नहीं। वही क्वेश्चन है, कहां पर इनॉग्रेशन हुआ है। सवाल इसमें केवल वही है, इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है। तो दो जगह हमने बताई, एक दादरी और एक ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी इनॉग्रेशन किए थे सोलर के क्षेत्र में, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह इनॉग्रेशन किया था उन्होंने। 1800 मेगावाट का सोलर पार्क तेलंगाना से इनॉग्रेशन हुआ था, आदिलाबाद से। पिछले साल 2024 में आदिलाबाद तेलंगाना से कुछ प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया उन्होंने, वहां से बैठे बैठे। कई प्रोजेक्ट इंडिया में, लगभग 56,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट। उसमें यूपी के लिए क्या क्या इनॉग्रेशन थे, ये हम बात कर रहे हैं। आदिलाबाद तेलंगाना से मार्च 2024 में पीएम मोदी ने कई सारे प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन किए, जिसमें यूपी के लिए 1800 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा। 1800 मेगावाट में भी दो बनेंगे, एक 1200 मेगावाट का, एक 600 मेगावाट का। एक 1200 मेगावाट का, एक 600 मेगावाट का। 1200 मेगावाट का बनाया जाएगा जालौन जिले में, और 600 मेगावाट का बनेगा ललितपुर में, झांसी के पास। तो 1200 मेगावाट का जालौन और 600 मेगावाट का बनेगा ललितपुर के नजदीक। और 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट और भी होंगे। 1800 मेगावाट के 2 सोलर पार्क लगेंगे, और 200 मेगावाट के और भी सोलर प्रोजेक्ट यूपी में, ये 3 जगह लगने हैं। तो 2 सोलर पार्क और 3 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट। 200 मेगावाट में 75 के 2 और 50 का 1, 3 ये लगने हैं। तो अब लोकेशन क्या क्या है, बस यही सवाल है। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया सोलर पावर प्रोजेक्ट का। 200 मेगावाट के तो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, इसके अलावा 2 सोलर पार्क लगाए जाएंगे, 2 नए सोलर पार्क बनेंगे। सोलर पार्क की क्षमता होगी 1800 मेगावाट। 56,000 करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट भारत के कई अलग अलग जगहों पर पीएम ने इनॉग्रेशन किए हैं। कुछ के फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, कुछ का इनॉग्रेशन हुआ। उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यूपी नेडा, उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपनी एजेंसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, यूपी नेडा। और सेंट्रल गवर्नमेंट की है सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। ये दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट जो लगाए जाएंगे, उसमें यूपी नेडा और SECI ये दोनों मिलकर वर्क करेंगे। 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट जो लगेंगे, वो लगेंगे ये 3 जगह पे। 75 मेगावाट का कल्पी, जालौन जिले में कल्पी में। एक और 75 मेगावाट का जालौन में ही किसी जगह पे लगेगा, और 50 मेगावाट का कानपुर देहात में। तो 200 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट जो लगने हैं, वो यूपी में 3 जगह पे लगने हैं। कल्पी, जालौन जिला, जालौन जिले में एक जगह कहीं और भी लगेगा। 75 150 हो गए, और 50 मेगावाट का कानपुर देहात में लगाया जाएगा। तो ये तो होगा 200 मेगावाट का जो इनॉग्रेशन, वो इन जगहों पर रहेगा। और सोलर पार्क जो लगेंगे, 1800 मेगावाट का सोलर पार्क जो लगना है,
उसमें 1200 मेगावाट का तो जालौन जिले में जो अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पार्क होगा, 1200 मेगावाट क्षमता का लगेगा अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पार्क, और 600 मेगावाट का लगाया जाएगा ललितपुर जिले में, 600 मेगावाट का ललितपुर। तो क्या इनॉग्रेशन हुआ, 3 सोलर प्लांट, तीनों की कैपेसिटी मिला के 200 मेगावाट, और 2 सोलर पार्क, एक 1200 मेगावाट, एक 600 मेगावाट। पूरी बात का कंक्लूजन क्या निकला, पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन किया कई सारे प्रोजेक्ट का, उसमें यूपी के कौन से हैं, यूपी के 3 सोलर प्रोजेक्ट 200 मेगावाट, तीनों मिलाकर 75, 75, 50, और 2 और लग रहे हैं वो सोलर पार्क, एक 1200 मेगावाट का, एक 600 मेगावाट का। लोकेशन ही क्वेश्चन है, जालौन कल्पी, जालौन जिले में कहीं और एक और कानपुर देहात, ये 3 हो गए 200 मेगावाट मिलाकर तीनों। और जो सोलर पार्क लग रहा है 1200 मेगावाट, काफी कैपेसिटी है, 1200 मेगावाट अच्छी खासी क्षमता है, इसलिए अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल सोलर पार्क कह रहे हो आप इसको, ये लग रहा है जालौन जिले में, और 600 मेगावाट का ललितपुर में, और 2 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो 2 साल, तो 24 में फाउंडेशन स्टोन रखा और 26 तक पूरा करना है, 2 साल में इसको पूरा करना है। 240 करोड़ यूनिट सोलर पावर एनुअली जनरेट होगा, 140 करोड़ इंडियन रेलवे भी खरीदेगा, इंडियन रेलवे भी खरीदेगा, स्टेशन वगैरह भी यूज करेंगे। तो सोलर पार्क जो ये लगाए जा रहे हैं 240 करोड़ यूनिट सोलर पावर एनुअली जनरेट होगी, जिसमें से 140 करोड़ अकेले रेलवे खरीद लेगा, एग्रीमेंट रेलवे ने पहले ही कर लिया है। तो जो ये सोलर पार्क लगेंगे, जो प्रोडक्शन होगा 240 करोड़ यूनिट जनरेट होगा, उसमें से 140 रेलवे ने एग्रीमेंट करके पहले ही कर दिया कि हम परचेज करेंगे। दिस सोलर पार्क 4800 एकड़ एरिया में लगाया जा रहा है, और जालौन के जो गांव हैं वो माधोगढ़ उराई एरिया पड़ेगा। ये जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है 3 लोकेशन ये और 2 ये, बस 3 ऊपर और 2 ये, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। आपदा प्रहरी ऐप ये किस राज्य ने लॉन्च किया, यूपी ने। आपदा प्रहरी, आपदा प्रहरी का मतलब क्या है, डिजास्टर से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, डिजास्टर रिलीफ के लिए। आपदा प्रहरी नाम से ही पता लग रहा है, ये यूपी का अपना ऐप इन्होंने लॉन्च किया, आपदा प्रहरी, डिजास्टर से बचाव के लिए, डिजास्टर से बचाव के लिए। तो सवाल क्या हुआ, आपदा प्रहरी ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया, यूपी ने। पर्पस क्या है, नाम से क्लियर है, आपदा मतलब क्या, डिजास्टर, तो डिजास्टर से कैसे बचेंगे, मोटी मोटी बात तो ये हुई। देखें तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम वेदर अलर्ट्स के लिए आपदा प्रहरी नाम से ऐप लॉन्च हुई है, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। 24 जुलाई 2020 को, 24 जुलाई 2020, तो 2-3 साल पहले भी तो पुराने टॉपिक मैंने ले लिए हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इस स्टेट में, 2 साल का डाटा, 3 साल का डाटा, कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी ले लिए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम, वेदर अलर्ट्स, जैसे मान लो फ्लड की संभावना है, कहीं पर फ्लड की संभावना है या बिजली गिरने की संभावना, तो कुछ जैसे मान लो तूफान किसी एरिया को अफेक्ट कर रहा हो, तो सीएम योगी आदित्यनाथ इंटीग्रेटेड ये इन्होंने लॉन्च किया एक ऐप जो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, पाला वाला पड़ने से, देखो ज्यादा बारिश वगैरह से कई बार फसल खराब हो जाती है, तो किसानों को अगर पता रहेगा, उनको आइडिया रहेगा, तो फसल भी बच पाएगी, लोगों की लाइफ भी बच पाएगी, जो नुकसान होता है उससे हम कुछ कम कर पाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम, पहले से पता लग जाए, जानकारी मिल जाए, वेदर अलर्ट्स के लिए आपदा प्रहरी नाम से ऐप एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है। द एप्लीकेशन सीक टू इंप्रूव द रिलीफ मैनेजमेंट वर्क इन द स्टेट। यूपी के लिए डिजास्टर वगैरह की स्थिति में कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, कैसे नुकसान को कम किया जाएगा, उसका ये पर्पस है। हेल्प इन मिनिमाइजिंग द इंसिडेंट ऑफ डेथ, डिजास्टर्स वगैरह से जो डेथ होती है, नुकसान वगैरह होता है, कैसे उसको कम से कम किया जाए, इसको तैयार किया है एनआईसी उत्तर प्रदेश, एनआईसी उत्तर प्रदेश जो सेंटर इन्होंने तैयार किया है इसको। तो आपदा प्रहरी उत्तर प्रदेश की ऐप है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। पूरी बात का सार ये है, आपदा प्रहरी उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऐप है। लोगों का जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, डेथ, उसको भी कम किया जाए, नुकसान को भी घटाया जाए, हर तरह के नुकसान को। द इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सेफगार्डिंग द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। वही लिख रहे हैं, अर्ली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, इससे पहले लोगों को जानकारी भी मिल जाए,
शेल्टर कहाँ कहाँ है, कैसे बचाव कर सकते हैं वो जानकारी भी मिल जाए, और जो अधिकारी इससे जुड़े होंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको भी जानकारी मिले। तो इंटीग्रेटेड इसलिए कह रहे हैं, हॉलिस्टिक कंसेप्ट है ये, कि केवल डिजास्टर होने के बाद बचाव ऐसा नहीं है, पहले से जानकारी मिल जाए, अलर्ट आ जाए, अधिकारियों को क्या करना उनको पता रहे, लोगों को जानकारी रहे, नुकसान कैसे घटेगा वो पता रहे, उनको सहायता कहाँ से मिलेगी ये मालूम रहे, इमरजेंसी हेल्प कहाँ से मिलेगी ये पता रहे, शेल्टर कहाँ बने हैं वो पता रहे, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके द्वारा रहेगी, इसलिए इंटीग्रेटेड कह रहे हैं, एक कंप्रहेंसिव प्रोग्राम है। तो द इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट स्टेप है राज्य के नागरिकों को बचाने के लिए। तो डिजास्टर या वेदर अगर खराब हो रहा है उसकी जानकारी पहले से इनको, जो अर्ली वार्निंग जहां हो सकती है वो जानकारी इनको दी जाएगी। ये देखो, तो सीवियर वेदर अगर हो रहा है या डिजास्टर आने का खतरा है, मौसम विभाग, मेट डिपार्टमेंट मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो जो सैटेलाइट वगैरह हैं उससे जो हमें जानकारी मिल जाती है, तो एक्सट्रीम वेदर कोई होगा या डिजास्टर आने की स्थिति होगी, तो जो जानकारी मौसम विभाग बताएगा उसके हिसाब से ऐप जो है वो फ्लैश करेगा, जानकारी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा। तो सीवियर वेदर कंडीशन या डिजास्टर जो मौसम विभाग के द्वारा जानकारी आएगी, ये ऐप उसको जानकारी आपको देगा। दिस विल बी अचीव्ड बाय सेंडिंग ऑटोमेटेड अलर्ट, ऑटोमेटेड अलर्ट और वार्निंग आपको मिलती जाएगी, टेक्स्ट की फॉर्म में भी, वॉइस मैसेज की फॉर्म में भी, लोकल लैंग्वेज में। तो ग्राम प्रधान, लेखपाल, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पुलिस, इनको भी जानकारी जाएगी, और सिटीजन्स को भी जानकारी दी जाएगी, फार्मर्स, सिटीजन, इन सबको भी जानकारी रहेगी। तो जो भी सीवियर वेदर कंडीशन, डिजास्टर की स्थिति होगी, मौसम विभाग की जानकारी जो है वो इस ऐप पर टेक्स्ट के माध्यम से और वॉइस के माध्यम से पता लगेगी। तो कंसर्न लोग जिनको मैनेजमेंट का काम करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल प्ले करना है, और जनता, किसानों, इन सबको जानकारी पता लगेगी। द ऐप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, डिजास्टर से निपटने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोग्राम हैं, गवर्नमेंट के क्या क्या रिलीफ हैं, वो सारी जानकारी भी यहाँ पर है। डिजास्टर अलर्ट तो मिलेगा ही कि डिजास्टर से बचें कैसे, पर डिजास्टर होने की स्थिति में भी सरकार के क्या प्रोग्राम है, शेल्टर कहाँ पे लगे हैं, रिलीफ कैंप कहाँ है, राशन कहाँ मिलेगा, तो ये जो भी रिलीफ है, जो भी रिलीफ नागरिकों को है वो भी इससे पता लगेगा। गवर्नमेंट की स्कीम प्रोग्राम क्या है और नागरिकों को रिलीफ कैसे मिलेगा, वो सारी जानकारी इससे देख सकते हैं। बस यही सवाल है, पूरी बात यही है। जैसे फ्लड वगैरह की समस्या देखो, इसी में फ्लड एक्शन प्लान 2020, बाढ़ की यूपी में कई जगह दिक्कत रहती है, तो फ्लड एक्शन प्लान यूपी का बना हुआ है, फ्लड एक्शन प्लान 2020, फ्लड वगैरह के रिस्क को कम कैसे किया जाए, ये सब जानकारी आपको मिले। फ्लड अगर आ रही है, नुकसान की स्थिति है, तो कैसे बचाव करेंगे, कहाँ पर शेल्टर होगा, किससे कॉन्टेक्ट करेंगे, कंट्रोल रूम कहाँ है, तो फ्लड एक्शन प्लान वाला भी शामिल है इसमें। तो जिस जिस तरह के डिजास्टर वहां हो सकती है उनको इसमें रखा गया है। आपदा प्रहरी, एग्रीकल्चर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करने के लिए यूपी सरकार का टाई अप हुआ है गूगल क्लाउड के साथ। गूगल क्लाउड लॉन्च एआई पावर्ड एग्री नेटवर्क, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने गूगल इसके साथ टाई अप किया है। सवाल खाली यही है, एग्री नेटवर्क, एआई पावर्ड एग्री नेटवर्क डेवलप करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ टाई अप किया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो यूपी गवर्नमेंट और गूगल का टाई अप है, जनवरी 2025 का ही है ये, अभी लेटेस्ट है, जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 में यूपी गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है। एमओयू का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट साइन किया आप कह लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, एग्रीमेंट साइन किया है यूपी गवर्नमेंट ने गूगल क्लाउड इंडिया के साथ। क्या करेंगे इसमें, गूगल का जो ये एआई सिस्टम क्या है, जेमिनाई, गूगल का है ना ये जेमिनाई, पढ़ाया हुआ है आईसीटी में भी, आईसीटी में भी पढ़ाया हुआ है, गूगल का है जेमिनाई एंड बीकन इनेबल्ड यूपी ओपन नेटवर्क। तो यूपी गवर्नमेंट एमओयू साइन कर रही है गूगल क्लाउड इंडिया के साथ, लॉन्च कर रहे हैं जेमिनाई पावर्ड और बीकन इनेबल्ड यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। द एग्रीमेंट एम्ड एट रिवॉल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर, और ये गुड गवर्नेंस और डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए है यूपी के।
एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन की तरह काम करेगा और गुड गवर्नेंस भी मिल पाएगी और डिजिटल एम्पावरमेंट भी हो पाएगा लोगों का। बाय इंटीग्रेटिंग वेदर स्टेशन तहसील में इंस्टॉल किए जाएंगे और टाइमली और प्रिसाइज डाटा फार्मर्स को मिलेगा, टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। मॉडर्न टूल्स और रिसोर्सेज भी किसानों के पास होंगे जिनसे वो नुकसान से बच सकें। तो फार्मर को क्या फायदा है इससे? एडवाइजरी सर्विस, उनको लोन चाहिए, क्रेडिट, मशीन वगैरह की जरूरत पड़ती है, मार्केट से जुड़ना है, कई प्रकार के फायदे इनको टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं। वेदर की तो एक बात है ही कि वेदर जान पाएंगे जिससे क्रॉप को नुकसान ना हो। उसके अलावा उनको क्रॉप को बेचने में दाम सही कहाँ मिलेगा, मार्केट अवेलेबिलिटी कहाँ है, उनको लोन चाहिए, कोई सलाह चाहिए, कोई मशीन वगैरह की जरूरत है, ये सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी इनको। ये लिखा है देखो। तो पूरे देश में सुनते रहते हैं ना, फार्मर की इनकम डबल करनी है। यूपी का भी मोटिव है कि फार्मर की इनकम डबल की जाए, तो कई तरह के इनिशिएटिव लिए गए, बहुत सफलता तो नहीं मिली। इसका पर्टिकुलर क्या मोटिव है? ये जो प्रोग्राम है, किसानों को वन स्टेप सॉल्यूशन मिले, सलाह चाहिए वो मिल जाए, लोन कहाँ से मिलेगा? सस्ते रेट पर, मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी की जरूरत खेती में क्या है, मार्केट कनेक्टिविटी, अपने प्रोडक्ट को कहाँ बेच सकते हैं ठीक प्राइस में, ये सारी जानकारी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जान पाएंगे। तो ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एआई जो ला रहे हैं, स्टेट लेवल पे पहला इनिशिएटिव। ये इंडिया का पहला स्टेट लेवल इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर में एआई को जो इंटीग्रेट किया जा रहा है। इंडिया का पहला स्टेट लेवल इनिशिएटिव एआई को एग्रीकल्चर से जोड़ रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे नीति आयोग ने तो प्रपोजल दे ही रखे हैं, खेती के क्षेत्र में एआई को लाया जाए, पर स्टेट लेवल का ये पहला इनिशिएटिव है एग्रीकल्चर में एआई, यूपी का। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर यूपी गवर्नमेंट का टाई अप है, एआई को एग्रीकल्चर में लाया जाए यूपी के अंदर। तो पहला इंडिया लेवल, स्टेट लेवल पे ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एआई को एग्रीकल्चर से जोड़ रहे हैं। कुंभ मेला अभी जो आयोजन हुआ, कुंभ देखो यूनेस्को की जो लिस्ट होती है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, यूनेस्को के हेरिटेज साइट सब बताए हुए हैं। यूनेस्को हेरिटेज साइट बताए थे। यूनेस्को में लेटेस्ट साइट कौन सा है इंडिया का? यूनेस्को में भारत का लेटेस्ट साइट कौन सा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोलो। यूनेस्को के भारत के कितने साइट यूनेस्को में हेरिटेज में शामिल हैं, वो आपको लिस्ट बताई थी मैंने। और ये भी बताया था कि यूनेस्को में 2 कैटेगरी होती है हेरिटेज की, टेंजिबल हेरिटेज, इनटेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल हेरिटेज और इनटेंजिबल हेरिटेज। डिफेंस वगैरह का स्टैटिक डाटा, आप कुछ लोग पूछ रहे थे सर नोट्स में कहाँ है, साइंस एंड टेक के फोल्डर में नहीं दिखा। मैंने बताया है बार बार, स्पेस और डिफेंस के कुछ लेक्चर जो मैंने आपके फोल्डर में साइंस टेक में ऐड किए थे, स्पेस और डिफेंस के लेक्चर मैंने आपके साइंस एंड टेक फोल्डर में ऐड किए थे। वो जीके एंड करंट अफेयर के जो नोट्स हैं हैंड रिटन वाले, उसी का पार्ट है। जीके एंड करंट अफेयर के फोल्डर में जो हैंड रिटन नोट्स पड़े हैं, उसी में लास्ट में देखोगे, लास्ट से मतलब अंतिम की 4th-5वीं क्लास रही होगी, तो लास्ट की तरफ देखोगे नोट्स में, तो स्पेस और डिफेंस का स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा वहां पर। कई बार लोग मैसेज कर रहे हैं सर साइंस टेक में कोई डिफेंस स्पेस के लेक्चर पढ़े, वो हैंड रिटन नोट्स नहीं दिख रहा। मैंने बताया जीके एंड करंट अफेयर में ही हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसके अंदर स्पेस और डिफेंस का टॉपिक है। जो हैंड रिटन वाला पार्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, जीके एंड करंट अफेयर के फोल्डर में मिलेगा, वो डिफेंस वगैरह का जो पोर्शन है। ठीक है, बाकी मैंने पीडीएफ बनाकर आपको प्रॉपर दिए ही हैं बाकी टॉपिक के। तो कुंभ मेला जो है वो यूनेस्को के किस हेरिटेज में आता है? मैंने बताया 2 तरह के हेरिटेज, एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या है? जिसको हम छू के देख सकते हैं, सामने हमें नजर आ रहा है मॉन्यूमेंट बना हुआ, सांची, ताजमहल, कुतुब मीनार हमें दिख रहे हैं, हम छू सकते हैं उसको। तो ये सब आते हैं टेंजिबल हेरिटेज में, ये सब टेंजिबल हेरिटेज में आते हैं। तो टेंजिबल में लेटेस्ट अभी कौन सा ऐड हुआ है? टेंजिबल में लेटेस्ट कौन सा ऐड हुआ? मोइडम, असम का मोइडम। और इनटेंजिबल क्या होता है? इनटेंजिबल हेरिटेज वो होते हैं, वो भी हेरिटेज हैं, पर उनको आप छू के देख नहीं सकते, उनको आप छू के देख नहीं सकते, वो आर्ट का पार्ट है। मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल कलबेलिया डांस राजस्थान का, वो डांस वो भी हेरिटेज है, पर वो इंटेंजिबल हेरिटेज कहा जाता है।
पर्शियन कैलेंडर का पहला दिन नौरोज फेस्टिवल भी इंटेंजिबल हेरिटेज है। गरबा डांस, तो कई सारे और भी हेरिटेज होते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, नेशनल पार्क है या कोई मॉन्यूमेंट है, ये सब एरिया आपका आता है टेंजिबल हेरिटेज में, वो आता है टेंजिबल हेरिटेज में। इनटेंजिबल हेरिटेज का मतलब वो भी हेरिटेज हैं, कल्चर का पार्ट है, पर आप उनको छू के देख नहीं पा रहे। जैसे कुंभ मेला, ये यूनेस्को में शामिल है। 2017 में इसको इनटेंजिबल हेरिटेज घोषित किया गया था। कुंभ मेला इनटेंजिबल हेरिटेज में यूनेस्को लिस्ट में शामिल है। बंगाल का दुर्गा पूजा भी, वेरी गुड। कई हैं इंटेंजिबल हेरिटेज में, सब पढ़ाए हैं, यूनेस्को का एक पूरा लेक्चर है जीके करंट अफेयर में, यूनेस्को का एक लेक्चर है जहां मैंने सब पढ़ाए हुए हैं आपको। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि कुंभ मेला अभी हुआ, तो क्या कुंभ मेला यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल है? यस, यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में कुंभ मेला शामिल है। और अभी जो कुंभ में गैदरिंग हुई है, गिनीज बुक में नाम आ गया है। गैदरिंग के मामले में वर्ल्ड में इतनी बड़ी गैदरिंग कहीं नहीं हुई, गिनीज बुक में नाम आया है अभी जो प्रयागराज में कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेला का आयोजन जो ये 12 साल के समय में ये 4 जगहों पर लगता है। कुंभ भारत में 4 जगहें हैं, कुंभ मेला 12 साल वाला जो कंसेप्ट, ये 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ये 4 एरिया, कौन किस रिवर के किनारे? हरिद्वार गंगा के किनारे, उज्जैन शिप्रा रिवर के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे और प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती दिखती नहीं वहां पर। तो कुंभ मेले का आयोजन इन 4 जगहों पर होता है। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा, कुंभ अभी हुआ है तो प्रयागराज के अलावा कुंभ का आयोजन और कहां कहां होता है, अगला कुंभ आयोजन कहां होना है, पढ़ा रखा है ना सब करंट अफेयर में। अगले कुंभ का आयोजन कहां होगा, इस बार कुंभ कहां हुआ, कुंभ हमारा इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल है, बता रखा है ये सब। तो कुंभ में जो लोग नहीं जा पाए उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। एफएम और प्रसार भारती ने एक चैनल शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो जो है एक चैनल शुरू कर दिया गया कुंभवाणी के नाम से। कुंभवाणी नाम से एक चैनल शुरू किया गया था। सवाल क्या है, व्हाट इज कुंभवाणी? कुंभवाणी क्या था ये, या कुंभ मंगल ध्वनि क्या था ये? कुंभ के समय में प्रयागराज में जो आयोजन हुआ, काफी लोग नहीं जा पाएंगे, नहीं पहुंच पाए वहां पर उनको कुंभ का प्रसारण चलता रहे, कुंभ की पूरी जानकारी उनको मिलती रहे, तो प्रसार भारती जो ऑल इंडिया रेडियो पे एक एफएम चैनल बना दिया गया कुंभवाणी के नाम से। एक चैनल बना दिया गया कुंभवाणी के नाम से, 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर कुंभवाणी नाम से एक चैनल, एफएम चैनल शुरू कर दिया ऑल इंडिया रेडियो पे। और इसमें लगातार जो कमेंट्री चलती रहेगी, लाइव कमेंट्री चलती रहेगी, जो बताते रहेंगे कुंभ के बारे में, उसको कुंभ मंगल ध्वनि नाम दिया गया। कुंभवाणी चैनल का नाम, जिसपे कुंभ मंगल ध्वनि चलता रहेगा, कुंभ के बारे में लाइव जानकारी देते रहेंगे। कि बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, तो वो घर बैठे ही पूरी जानकारी ले पाए। तो कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का मतलब क्या था, ये एफएम रेडियो पे चैनल शुरू किया गया था जहां पर पूरी जानकारी लोगों को मिले, जो कुंभ में नहीं भी जा पाए पूरी जानकारी उनको मिले, घर बैठे बैठे वो कुंभ के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो जो फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं वो इस माध्यम से वहां की जानकारी उनको मिल पाएगी। मिशन शक्ति, अब क्योंकि कुंभ एक बड़ा आयोजन कराया यूपी ने, तो अपने स्टेट के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन कुंभ पे पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन था तो अपने स्टेट के एग्जाम में तो एक आध क्वेश्चन उस पर आ ही सकता है कुंभ के बारे में। यूपी गवर्नमेंट टू लॉन्च 5th फेज ऑफ मिशन शक्ति। मिशन शक्ति पहले ही बता चुका हूं मैं, उसका 5वां फेज अभी अक्टूबर 24 में हुआ, 5वां चरण इसका, अभी 5वां आयोजन अक्टूबर 24 में हुआ। तो मिशन शक्ति किसके लिए है? महिलाओं के लिए। पहले ही पढ़ा चुका हूं मिशन शक्ति पिछली क्लास में। 5वां फेज इसका अक्टूबर 24 में आयोजन हुआ है, महीना ही पूछ लेगा। मिशन शक्ति का आयोजन हाल ही में किस मंथ में किया गया है? जैसे पोषण माह का क्वेश्चन आया था एक बार यूपीपीएससी में, पोषण माह पूछा था किस महीने में हुआ, तो यहाँ मिशन शक्ति पूछ लेगा किस महीने में भी आयोजन हुआ, अक्टूबर में हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये वुमेन फेस्टिवल मिशन शक्ति के नाम से आयोजन हुआ, जहां पे महिलाओं की सेफ्टी, डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस, इस पे फोकस किया गया। तो महिलाओं की सुरक्षा, डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस मतलब क्या, उनको रोजगार वगैरह मिल पाए, अपने पैरों पर खड़े हो सके, अर्न कर सकें, डिग्निटी के साथ जीवन जी सकें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप, महिलाएं बिजनेस में भी आगे बढ़े, मिशन शक्ति का पर्पस यही है।
तो मिशन शक्ति का आयोजन हाल ही में 5वां आयोजन इसका अक्टूबर 2024 में हुआ। इसका मुख्य पर्पस क्या है? सेफ्टी, डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ वुमेन। स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो महिलाओं के लिए सेफ्टी, डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस। सेफ्टी, स्टेट गवर्नमेंट सुरक्षा प्रदान करे, और डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस मतलब रोजगार मिल पाए, बिजनेस में आगे बढ़ पाए, खुद अर्न कर पाए, जिससे आगे बढ़ सके। इसमें कई सारे इवेंट कराए जाते हैं, इसमें कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। ये जो आयोजन होता है इसमें कल्चरल इवेंट्स होते हैं, हेल्थ चेकअप भी कराया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं, मोटिवेशनल टॉक्स भी होती हैं, स्ट्रीट प्ले का आयोजन होता है, क्विज प्रोग्राम होते हैं, क्लीनलीनेस और हेल्दी कैसे रहें, हाइजीन वगैरह ध्यान कैसे रखें, वो सब चीजें भी। तो महिलाओं से जुड़े जो भी चीजें हैं उनको इनकरेज करने, प्रमोट करने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़े, रोजगार मिले, और हेल्थ वगैरह जो है उसके लिए अवेयरनेस ड्राइव, वो सब भी चलता है यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर यही, मिशन शक्ति उसका पर्पस क्या है? मिशन शक्ति का पर्पस क्या है? और अभी हाल ही में इसका 5वां एडिशन कहां पर हुआ है? अक्टूबर में ही, अक्टूबर महीने में। एक प्रोग्राम है विद्या शक्ति। विद्या शक्ति साइंस वगैरह के सब्जेक्ट छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकें। विद्या शक्ति, विद्या नाम से पता लग रहा है एजुकेशन का ही है कुछ, तो साइंस वगैरह के सब्जेक्ट छोटी क्लास के बच्चों को अपनी खुद की भाषा में उनको पढ़ाया जा सके। तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में विद्या शक्ति नाम से प्रोग्राम शुरू किया। अर्ली एजुकेशन, रूरल एरिया में अर्ली एजुकेशन, छोटे बच्चों की शिक्षा जो है कैसे उसको बेटर किया जाए। इसमें साइंस और इंग्लिश भी तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास के बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाए। बनारस जिले के 104 स्कूल अभी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, विद्या शक्ति प्रोग्राम शुरू किया गया। अर्ली एजुकेशन, छोटी क्लास के बच्चे, ग्रेड 3, 4, 5 के बच्चों को साइंस, इंग्लिश ये सब ऑनलाइन माध्यम में पढ़ाया जाए। बनारस के 104 प्राइमरी स्कूल में शुरुआत कर दी गई है। और भी जिले में चल रहा है प्रोग्राम, और भी जिले में शुरू करने वाले हैं। केवल यूपी में चल रहा है ऐसा नहीं है, ये प्रोग्राम तमिलनाडु में, उसके अलावा अरुणाचल में और भी जगहों पर चल रहा है ये। और क्लासेस का फोकस क्या होगा? बच्चों की वोकेबलरी अच्छी हो, बेसिक ग्रामर की जानकारी हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिक्स भी उनको समझ आए, थोड़ा बहुत साइंस के बेसिक कंसेप्ट समझ आए, और जो ये पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो कंटेंट हिंदी, जैसे यूपी के अंदर हिंदी लैंग्वेज में, यूपी के अंदर बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में, तमिलनाडु, अरुणाचल वगैरह में चलेगा वो वहां की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। मतलब विद्या शक्ति प्रोग्राम जिस स्टेट में है वहां के लोकल लैंग्वेज में समझाया जाए। पर्पस ये है छोटी क्लास के बच्चों को साइंस, इंग्लिश, इवन मैथमेटिक्स भी ऑनलाइन माध्यम में ये सब्जेक्ट अच्छे तरह से सिखाया जाए, लोकल भाषा में समझाया जाए, जैसे यूपी के अंदर हिंदी में पढ़ाया जाए बच्चों को, जिससे कॉन्फिडेंस आए, चीजें समझ में आए। तो प्रोजेक्ट विद्या शक्ति 140 गांव तमिलनाडु में भी चल रहा है, 354 विलेजेस बनारस में, 110 विलेज अरुणाचल में, उसके अलावा कर्नाटक, नेटिव लैंग्वेज में बच्चों को सिखाया जाए। यूपी के और भी कई जिले अभी वहां प्रोग्रेस में है, ये वहां पर भी इंप्लीमेंट होना है। 300 गांव मिर्जापुर के, सोनभद्र, लगभग 62,000 रूरल स्टूडेंट इसमें शामिल किए जाएंगे विद्या शक्ति प्रोग्राम। उसके बाद इसमें वर्चुअल रियलिटी वाले डिवाइस जो होते हैं, वर्चुअल रियलिटी डिवाइस में 3D वगैरह में उनको इमेजेस वगैरह भी दिखाए जाएंगे, एनिमेशन भी दिखाए जाएंगे। वर्चुअल रियलिटी डिवाइस जो होती हैं उसके द्वारा उनको एनिमेशन वीडियो वगैरह भी दिखाए जाएंगे, जिससे और बेहतर तरीके से वो कंसेप्ट समझें। तो टू इंस्पायर स्टूडेंट टुवर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विद्या शक्ति स्टेम मास्टर जो होंगे वो विजिट करेंगे स्कूल, और अपने साथ वो वर्चुअल रियलिटी डिवाइस लाएंगे। हफ्ते में 2 दिन शायद इन्होंने फिक्स कर रखा है कि कोई पर्सन है जो एक्सपर्ट होंगे, वो वर्चुअल रियलिटी वाले डिवाइस लेकर स्कूल में जाएंगे। वो जो एक डिवाइस आंखों पे लगा लेते हैं, 3D एनिमेशन देखते हैं, वो स्कूलों में ले जाएंगे। और अनुभव लैब्स वगैरह भी स्कूलों में क्रिएट किए जाएंगे। तो ये वर्चुअल रियलिटी डिवाइस के माध्यम से एनिमेशन दिखाया जाएगा, जिससे वो और बेटर समझ सकें कंसेप्ट्स को। तो विद्या शिक्षा प्रोग्राम ये है, नहीं विद्या शक्ति। तो वर्चुअल रियलिटी सेशन भी इसमें होंगे, जिसमें और अच्छी तरह कंसेप्ट समझ पाए। अनुभव लैब्स क्या है? इसी के अंतर्गत अनुभव लैब इसी के अंदर स्टैब्लिश किए जाएंगे स्कूल्स वगैरह में। अनुभव लैब्स वगैरह क्रिएट किए जाएंगे, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह समझा सके, सिखा सके। श्रीलंका वगैरह में भी ऑपरेट कर रहा है ये प्रोग्राम, श्रीलंका के भी 19 विलेजेस में।
विद्या शक्ति जो है श्रीलंका के भी 19 विलेज में ऑपरेट कर रहा है प्रोग्राम। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी पूरे इस पे रहे, ट्रैकिंग वगैरह, जब नेट कम्युनिकेशन अच्छा होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी रहेगी, ट्रैकिंग कर पाएंगे चीजों की। तो बाराबंकी बहराइच हाईवे यूपी का पहला डिजिटल हाईवे होने वाला है। NHAI ने अप्रूवल दे दिया है इसके लिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। तकरीबन 101 किलोमीटर लंबा रूट है ये, 101 किलोमीटर लंबा 4 लेन का रूट है बाराबंकी बहराइच। तो इसमें गोंडा, बलरामपुर, ये सब एरिया को बेनिफिट मिलेगा, नेपाल तक जाते हैं वहां बेनिफिट मिलेगा। तो 101 किलोमीटर का 4 लेन का बाराबंकी बहराइच हाईवे, ये यूपी का पहला डिजिटल हाईवे होने जा रहा है। 3 फेज में डेवलप किया जाएगा। 101 किलोमीटर रूट को 3 पार्ट में डेवलप करेंगे। तो द 101 किलोमीटर 4 लेन बाराबंकी बहराइच हाईवे उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे होने जा रहा है। सेफ्टी, एफिशिएंसी, कनेक्टिविटी सब बेहतर हो जाएगी। इससे सेफ्टी भी अच्छी होगी, एफिशिएंसी भी रहेगी, लोग जल्दी पहुंचेंगे। कम दूरी जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है लोगों को, और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। कंस्ट्रक्शन इसका ये 2024 में अप्रूवल दिया है, इस साल स्टार्ट होगा। अब ये इस साल स्टार्ट होना है कंस्ट्रक्शन इसका। NHAI ने अप्रूवल दे दिया है इसके लिए। 3 फेज में तैयार होना है। पहला फेज जो है वो बाराबंकी से जरवल को जोड़ेगा। पहला फेज बाराबंकी से जरवल को जोड़ेगा, 51 किलोमीटर का रूट बनेगा। दूसरे फेज में घाघरा रिवर के ऊपर पुल बनेगा, रास्ते में घाघरा रिवर पड़ती है, घाघरा रिवर पे पुल बनेगा। और तीसरा फेज जो है 49 किलोमीटर का, फिर वो जरवल से बहराइच तक डेवलप होगा। तो 3 फेज में इसको तैयार किया जाएगा। 2500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 975 करोड़ रुपए की मदद करेगी। तो ऑप्टिकल फाइबर, अब आप कह रहे हो सर डिजिटल हाईवे होगा, डिजिटल हाईवे का क्या मतलब है? ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिससे नेटवर्क कनेक्टिविटी आपकी अच्छी रहे, मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट वगैरह आपका ठीक चलता रहे। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ बिछाया जाएगा, जिससे 24 आवर नेटवर्क कनेक्टिविटी रहे, ट्रैवलर्स के लिए कम्युनिकेशन करना आसान हो जाए, नेट कनेक्टिविटी भी अच्छी रहे उनके पास। कैमरा वगैरह भी लगाए जाएंगे सेफ्टी के लिए, लोगों के कैमरा वगैरह भी लगाए जाएंगे सेफ्टी के लिए। तो डिजिटल हाईवे क्यों कह रहे हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ बिछाई जाएगी, जिससे आपका नेटवर्क कनेक्शन, कम्युनिकेशन बेटर हो जाए, और कैमरा वगैरह भी लगाए जाएंगे यहाँ पर। थर्ड फेज यहाँ है ना, जरवल से बहराइच। तीसरा फेज है जरवल से बहराइच। पहला बाराबंकी से जरवल, फिर घाघरा रिवर पे पुल बनेगा, और तीसरा जरवल से बहराइच रूट। 3 फेज में तैयार होगा ये 101 किलोमीटर। एडोक्वेट लाइटिंग वाइटिंग भी की जाए, जैसे जाओगे उस पूरे पे अंधेरा रहता है, तो ये एडोक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट भी किए जाएंगे, पूरे इस पे लाइट वाइट भी लगा दी जाए। मतलब हाई टेक बनाएंगे, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि हाई टेक हाईवे बनाया जाए, जहां से बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर जिले सब कनेक्ट हो जाए, अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाए, और नेपाल तक जाने में भी कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। बहराइच नेपाल के नजदीक पड़ता है। अभी जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, जहां मैंने इंडिया का फॉरेस्ट कवर वगैरह आपको बताया था, उसमें यूपी का परफॉर्मेंस क्या रहा? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी आया था, ISFR, उसमें यूपी की परफॉर्मेंस क्या रही है? यूपी का फॉरेस्ट कवर 559 स्क्वायर किलोमीटर, 558.7 के आसपास है, राउंड ऑफ करके 559 लिख दिया। अभी जो ISFR, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का डाटा आया 2023 का, उस डाटा में यूपी का फॉरेस्ट कवर 559 स्क्वायर किलोमीटर लगभग बढ़ा है। और ग्रोथ के मामले में 2021 से लेकर 2023 में 2 साल में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ग्रोथ जहां ज्यादा देखी गई है, उड़ीसा के बाद सेकंड नंबर पे है ग्रोथ के मामले में। 21 से 23 के बीच में इंप्रूवमेंट फॉरेस्ट कवर में जहां देखा गया है, तो सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ यूपी, उड़ीसा के बाद वो यूपी देखा गया है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम का, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में यूपी का जो फॉरेस्ट ग्रोथ है वो किस रैंक पे रहा? सेकंड नंबर पे, ग्रोथ के मामले में सेकंड नंबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरे इंडिया में यूपी के पास सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट, नहीं, मैं कह रहा हूं 21 से 23 के बीच में जो फॉरेस्ट इंक्रीज जहां जहां राज्यों में हुआ है, सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां हुआ है? उड़ीसा के बाद यूपी में।
इंक्रीज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज ग्रोथ की बात कर रहे हैं। परसेंटेज इंक्रीज कहां पर हुआ है 21 से 23 के बीच में? उड़ीसा के बाद यूपी। तो एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जहां पर सबसे ज्यादा बढ़ा है, परसेंटेज ग्रोथ जहां हुई है, तो यूपी नंबर 2 फॉलोड बाय उड़ीसा। उड़ीसा नंबर 1। यूपी का टोटल ग्रीन कवर 21 से 23 के बीच में इस बार 9.96% रहा और 21 में 9.73% था। यूपी का टोटल ग्रीन कवर अभी 23,996 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, 9.96% और पहले 9.73 था। और हाईएस्ट इंक्रीज कहां पर हुआ है, किन जिलों में? झांसी में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। यूपी के जिलों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज कहां है ग्रीन कवर में? ग्रीन कवर सबसे ज्यादा बढ़ा है झांसी का, सेकंड नंबर पे अमरोहा। ग्रीन कवर इंक्रीज के मामले में सबसे ऊपर झांसी रहा है, उसके बाद अमरोहा। जिले के हिसाब से पूछ ले तो ये बता सकते हैं, झांसी नंबर 1, अमरोहा नंबर 2। अगर टोटल ग्रीन कवर इंक्रीज की बात ना करें, ये तो इंक्रीज की बात कर रहा है कि हाईएस्ट इंक्रीज कहां हुआ है ग्रीन कवर में? ग्रीन कवर में हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है झांसी में। पर अगर हाईएस्ट ग्रीन कवर ओवरऑल पूछे तो सोनभद्र। ओवरऑल ग्रीन कवर पूछे हाईएस्ट, सिर्फ अभी ग्रोथ की बात ना करे, 21 से 23 के बीच में सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है झांसी में, पर ओवरऑल सबसे ज्यादा जो ग्रीन कवर है वो सोनभद्र जिले के पास, उसके बाद लखीमपुर खीरी। दोनों अलग अलग सवाल हैं। क्वेश्चन है 21 से 23 के बीच में फॉरेस्ट परसेंटेज ग्रोथ के मामले में उड़ीसा के बाद यूपी सेकंड नंबर पे रहा। किस जिले में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है? झांसी में, उसके बाद अमरोहा में। ओवरऑल फॉरेस्ट कवर केवल 2 साल की बात नहीं, ओवरऑल की बात करें, सोनभद्र नंबर 1, लखीमपुर नंबर 2। नीति आयोग एक रैंकिंग जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन का 17 गोल प्रोग्राम है, बहुत सब्जेक्ट में कई बार बता चुका हूं मैं, हर सब्जेक्ट में पढ़ाया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का 2030 तक इसका टारगेट है पूरा करने का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कई सारे गोल हैं, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, कई सारे प्रोग्राम हैं। ठीक, एक्वेटिक लाइफ को बेटर करना। तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 गोल प्रोग्राम 2030 तक पूरा करना है। तो नीति आयोग, इंडिया की अपनी जो एजेंसी नीति आयोग, ये टाइम टाइम पे रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस पता चलती है कि जो ग्लोबल एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला, उसमें हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। नीति आयोग जारी करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, लेटेस्ट रिपोर्ट आई है अभी। केरला उत्तराखंड की परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रही है भारत में स्टेट वाइज। तो नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24 का प्रोग्राम अभी वो रिपोर्ट जारी की। तो जो ग्लोबल प्रोग्राम है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल प्रोग्राम 2030 तक पूरे करने हैं, उसमें हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारे राज्यों की परफॉर्मेंस कैसी है, तो नीति आयोग लिस्ट जारी करता है। इंडिया की अपनी एनालिसिस के लिए नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश परफॉर्मर रैंक से इंप्रूव होके फ्रंट रनर में आ गया है। उत्तर प्रदेश परफॉर्मर कैटेगरी में था, उससे इंप्रूव करके फ्रंट रनर कैटेगरी में आ गया और 11वें स्थान पर है। अगर पूरे भारत में रैंकिंग निकालें तो 11वें स्थान पर आ गया है, 7 नंबर इंप्रूव किया है। मतलब 67 का स्कोर, 100 में से स्कोर आया 67, उससे पहले 60 था लास्ट टाइम, तो 7 पॉइंट का इंप्रूवमेंट किया है। जो ये इनका तरीका है कैलकुलेशन करने का, किसकी रैंक कैसे निकलेगी, 100 में से मार्क्स निकालते हैं। तो 100 में से इस बार यूपी को 67 पॉइंट्स मिले, उससे पहले 60 थे, मतलब 7 पॉइंट यूपी ने इंप्रूव किया है और 11वें स्थान पे रहा। 60 पॉइंट थे पिछली बार, 7 पॉइंट का इंप्रूवमेंट किया है परफॉर्मेंस में, 67 पॉइंट्स के साथ 11वीं पोजीशन पर है। 67 पॉइंट के साथ 11वें स्थान पे रहा यूपी। यूपी ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 11वें स्थान पे जो रहा है, काफी तेज जंप किया यूपी ने यहाँ परफॉर्मेंस में। और 7 नंबर गोल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, 7 नंबर गोल है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। उस कैटेगरी के अंदर
100 में 100 पॉइंट है यूपी के, टॉप परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर काम में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर है। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, 17 के 17 गोल मिलाकर इंडिया में किस स्टेट का क्या परफॉर्मेंस रहा? केरला उत्तराखंड टॉप परफॉर्मर रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश 67 पॉइंट के साथ 11वें स्थान पे रहा और बहुत तेज इंप्रूवमेंट है यूपी की रैंक में। 7 नंबर पर्टिकुलर गोल जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अगर केवल इसकी बात कर ले, सिर्फ इसके अंदर यूपी ने 100 पॉइंट्स लाया है, टॉप परफॉर्मर है इस कैटेगरी के अंदर। बाकी ओवरऑल पूरे एसडीजी इंडेक्स में 11वें स्थान पर रहा। जैसे आप कोई चीज कैलकुलेट करते हो तो कई पैरामीटर बनाते हो ना, इस पर्टिकुलर पैरामीटर में यूपी टॉप पे रहा है। बाकी ओवरऑल मिला दोगे तो 11वें नंबर पे रहा। कौन जारी करता है भारत में? नीति आयोग। वर्ल्ड रैंकिंग भी आती है, वर्ल्ड संस्थाएं जो हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग भी जारी करती हैं। यहाँ फिलहाल हम नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी 11वें स्थान पे रहा। 7 नंबर गोल को पूरा करने के मामले में टॉप पे रहा, 100 के 100 पॉइंट आए हैं। तो कौन सा स्टेट या यूटी टॉप पे रहा है, ये भी सवाल है एग्जाम का। केरला एंड उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये टॉप परफॉर्मर रहा है केरला एंड उत्तराखंड। करंट अफेयर में ही पढ़ाया था मैंने पहले ये, और फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के साथ साथ मैंने इंडिया वाला भी लिख दिया है, यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा आपका। तो टॉप परफॉर्मर अगर पूछ ले तो उत्तराखंड और केरल दोनों बराबर पॉइंट, 79 पॉइंट के साथ दोनों बराबर फर्स्ट रैंक पे रहे हैं। इसके बाद दोनों टॉप पे रैंक 1 रहे हैं कि उत्तराखंड केरल ज्वाइंटली, तमिलनाडु इनके बाद, फिर गोवा उसके बाद। यूटी की भी रैंक इसमें जारी, और सबसे वर्स्ट परफॉर्मर बिहार, सबसे पीछे बिहार। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर, यूनियन टेरिटरी में बात करेंगे चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर। जम्मू कश्मीर भी यूटी बन चुका है अब तो, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर। टॉप परफॉर्मर उत्तराखंड केरल, फिर तमिलनाडु गोवा। सबसे बुरी परफॉर्मेंस बिहार। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर, सेकंड नंबर जम्मू कश्मीर। और इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना रहा है? अगर ग्लोबल रैंकिंग में देखें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना है? 71। पूरा इंडिया का एवरेज स्कोर निकालोगे तो 71। उससे पहले जब रिपोर्ट आई थी 66 स्कोर था। इंडिया का ओवरऑल स्कोर निकालें 71 है नेशनल एवरेज। सारे स्टेट यूटी मिला के नेशनल एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 71। तो इंप्रूव किया है, पहले 66 थे हम 2021 में, 2021 में 66 था, अभी 71 आया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तो इकोनॉमी, क्लाइमेट, जेंडर इक्वालिटी, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो सारे में हम ओवरऑल रैंकिंग निकाली जाए, नेशनल एवरेज, इंडिया का नेशनल एवरेज 71 नंबर। रैंक नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट्स कितने हैं नेशनल एवरेज के? पॉइंट 71। यूपी का बजट अभी हाल ही में पेश किया गया। राज्य के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने पेश किया। यूपी का बजट अभी फरवरी में आया, वहां के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने पेश किया। डाटा मैंने इसमें कुछ दे दिए हैं, स्टेट्स। स्टेट का जो बजट 8,08,736 करोड़ का बजट 2025-26 के लिए, 2025-26 के लिए स्टेट का बजट 8,08,736 करोड़ का बजट, 9.8% बजट बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। इसका मतलब पैसा कमाया, स्टेट में पैसा आया होगा। जब पैसा जेब में आएगा तो बजट और बढ़ा दिया, खर्चा भी उतना करेंगे। तो पिछले साल जो बजट पेश हुआ था 9.8%, इस बार और ज्यादा बजट पेश किया गया। ग्रोथ है, मतलब स्टेट में ग्रोथ हो रही है, और यूपी ग्रोथ के मामले में अच्छा चल रहा है अभी। तो यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश किया उन्होंने 25-26 के लिए। जो बजट पेश हुआ है 8,08,736 करोड़, एक तो नंबर ये हो गया है, और ये पिछले साल की तुलना में 9.8% हाइयर है बजट। बजट में प्रायोरिटी एजुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, रिसर्च डेवलपमेंट, इन चीजों को दी गई। किसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया? सेक्टर वाइज एलोकेशन 22% तो डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, 13% एजुकेशन को, 11% एग्रीकल्चर के लिए, 6% हेल्थ के लिए। यूपी का जो बजट आया है उसमें सेक्टर वाइज एलोकेशन कितना है, किस सेक्टर को कितना एलोकेशन दिया गया? डेवलपमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इतना इतना परसेंट बटा है।
बजट में से उतने ही पॉइंट दे रहा हूँ जो मतलब के हैं, आलतू फालतू नहीं, पूरा बजट नहीं जरूरत है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए बताया था, लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लगाई जा रही है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क लगाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी एआई वगैरह के क्षेत्र में यूपी में काम हो रहा है, बता चुके हैं पहले। आईटी सिस्टम वगैरह डेवलप किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए आईसीटी लैब्स लगेंगी, स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे, अच्छी लैब तैयार होंगी प्राइमरी लेवल में भी और सेकेंडरी स्कूल्स में भी। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एआईसीटी बन रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बन रहा है, टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क तैयार किया जा रहा है, मॉडर्नाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, आईटी को प्रमोट कर रहे हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में खर्चा होगा। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट बजट में क्या बोला है, आईसीटी लैब्स लगेंगी, स्मार्ट क्लासरूम बनेंगे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल तक, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी बनेंगे, मतलब डिजिटल एजुकेशन प्रमोट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में जोड़ा जाएगा, बेसिकली ये फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, गर्ल्स को स्कूटी दी जाएगी, मेरिटोरियस स्टूडेंट जो होंगे गर्ल्स स्टूडेंट उनको स्कूटी दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया गया है। उसके अलावा और सेक्टर में भी अनाउंसमेंट किए गए हैं। अर्बन डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होगा। 145 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं अर्बन लोकल बॉडी जो होती है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह उनके डेवलपमेंट के लिए। अर्बन लोकल बॉडी, शहरों में लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह जो होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। साइंस सिटी, साइंस पार्क उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। प्लेनेटोरियम जो होते हैं, प्लेनेटेरियम है, साइंस सिटी है, साइंस पार्क है, उनको अपग्रेड किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, बच्चों की विजिट वगैरह कराई जाए जिससे साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो। यूपी के अंदर जो साइंस सिटी है, साइंस पार्क है, प्लेनेटेरियम है, उनको मॉडर्नाइज किया जाए साइंस में बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। सोशल वेलफेयर और लेबर इनिशिएटिव क्या होंगे, लेबर इनिशिएटिव वगैरह में साफ पानी मिले, सस्ती कैंटीन प्रोवाइड की जाए, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। फॉरेंसिक लैब, 6 फॉरेंसिक लैब लगाई जा रही हैं अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर। पीसीएस का क्वेश्चन है, ये पीसीएस में आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये पूछेगा पीसीएस में, फॉरेंसिक साइंस लैब यूपी में कहाँ कहाँ लगनी है, ये पीसीएस का क्वेश्चन है, वही पूछेगा ये फॉरेंसिक साइंस लैब वाला। तो योगी गवर्नमेंट ये नए लेबर हब बनाएंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, वर्कर की सिचुएशन अच्छी हो तो सस्ती कैंटीन मिले, साफ पानी मिले, बाथिंग एरिया, नहाने के लिए जगह हो, टॉयलेट्स मिले साफ सुथरे, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की सिचुएशन बेटर होगी। और 6 फॉरेंसिक साइंस लैब अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, इन 6 जगह पे लगाई जाएगी। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन में 27 करोड़ रुपए एक मेडिकल कॉलेज बलिया में बनने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज बलिया में बनने जा रहा है, और एक बलरामपुर में भी मेडिकल कॉलेज। अब ये भी क्वेश्चन है, बलिया और बलरामपुर यहां पे ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज बनेगा, बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया जाएगा। यूपी का इकोनॉमी का स्टेट्स क्या है, डाटा क्या है, जीडीपी वगैरह की क्या स्थिति है, योगी आदित्यनाथ का एक विजन क्या है, वो कई बार स्पीच में बोल चुके हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है यूपी को 2029 तक, और बहुत बड़ा प्लान है, आसान नहीं है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी को 2029 तक होना है तो इसकी जीडीपी को 2.5 से 3 गुना रेट से ग्रो करना होगा, 2.5 से 3 गुना ग्रो करेंगे तब जाके वो अचीव कर पाएंगे ये। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कई बार वो बोल चुके हैं विधानसभा वगैरह में कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2029 तक। पहले तो ये प्लान 5 साल का रखा था, अब डेडलाइन और एक्सटेंड हो गई और आगे बढ़ गया, तो 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है यूपी को। यूपी का जो बजट पेश हुआ है, स्टेट जीडीपी, अगर बजट की एनालिसिस की जाए, स्टेट का जो जीडीपी विल रीच द लेवल ऑफ 27.5 लाख करोड़ मार्च 31, 2025 को। स्टेट की जीडीपी की बात अगर की जाए, स्टेट का जो जीडीपी है खुद यूपी का 27.5 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। जीडीपी अगर $1 ट्रिलियन पहुंचानी है तो इसको 2.5 से 3 गुना रेट से ग्रो करना होगा। डॉलर का रेट अगर 86 रुपए मान के चले अभी के हिसाब से, तो फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना, इन्होंने क्या एनुअल बजट जब पेश किया तो अपनी स्पीच में इन्होंने बोला कि जीडीपी ग्रोथ रेट
अगर यूपी की ग्रोथ रेट देखा जाए तो 11.6% रेट से यूपी ग्रो कर रहा है, जबकि इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ है वो 9.6% है। मतलब इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ है उससे ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है यूपी, वो ये कह रहे हैं। बजट स्पीच में वित्त मंत्री ने कहा यूपी के कि जो स्टेट की ग्रोथ रेट है वो इंडिया की ग्रोथ रेट की तुलना में, इंडिया की एवरेज ग्रोथ रेट 9.6% 2023-24 में, और यूपी की जो ग्रोथ रेट है वो 11.6%। अभी एग्जाम का डाटा हो गया कि यूपी की ग्रोथ रेट डाटा क्या रहा, 11.6%, इंडिया के एवरेज से ज्यादा रहा है। और अगर हमें पहुंचना है 1 लाख करोड़ पे, 1 लाख करोड़ पे पहुंचना है तो 2.5 से 3 गुना, 2.5 से 3 टाइम्स अगर हम ग्रो करेंगे तब पहुंच पाएंगे। ठीक, 1 लाख करोड़ मतलब ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगर आपको बनना है, ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है तो 2.5 से 3 गुना रेट से ग्रो करना पड़ेगा। फिर वो ये कह रहे हैं कि 11.85% अगर हम इसको मान लें, अगर ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, मान लो नेक्स्ट ईयर अगर हम इसको मान लें, अगर हम अंदाजा लगा लें कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी ग्रोथ 11.85 हो जाए तो अगले साल हम ये लेवल अचीव कर लेंगे। अभी हम 27 पॉइंट कुछ लाख करोड़ के आसपास हैं, फिर हम 30.77 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे। और अगर हमें 1 ट्रिलियन डॉलर होना है तो फिर हमें 2.5 से 3 गुना रेट से ग्रो करना होगा, ये कह रहे हैं वो। और 2017-18 में क्या स्थिति थी, स्टेट की जीडीपी थी 12.89 लाख करोड़, 12.89 लाख करोड़, डॉलर में बात कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होना, ट्रिलियन डॉलर, रुपी नहीं। 2017-18 में यूपी की इकोनॉमी जीडीपी जो थी वो 12.89 लाख करोड़ पे थी, और अभी हम कितने पे पहुंच गए, 27.5 लाख करोड़ पर। 12.89 लाख करोड़ 2017-18 में थे जीडीपी स्टेट की अगर कंपेयर करें, और 2024-25 में 27.5 लाख करोड़ पे पहुंची है। और अगर अगले साल का अंदाजा 11.85% मान लें तो फिर हम 30.77 पे आ जाएंगे। और 2029 तक अगर हमें 1 ट्रिलियन डॉलर होना है तो अभी के रफ्तार से 2.5 से 3 गुना रेट से ग्रो करना होगा, जो बड़ा अनरियलिस्टिक सा लग रहा है अभी फिलहाल। पर योगी जी ने ये कहा कि हमें 1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचना है। 2022-23 में ही गवर्नमेंट ने कहा था कि 5 साल में हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे, तो 5 साल में तो नहीं हो पाए, 1-2 साल एक्सटेंड हो गया। और ये लिखा है ना, 22-23 में ही गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 5 साल में ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएंगे, तो अब ये डिले हो गया है। और यूपी ने कुछ इन्वेस्टमेंट समिट वगैरह जो कराई थी उसका बड़ा अच्छा फायदा रहा था। तो जो इकोनॉमिक्स वगैरह के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि यूपी को अगर ये अचीव करना है तो उनको ऐसी समिट और करानी चाहिए। यूपी में जो इन्वेस्टर समिट वगैरह हुई थी उसमें बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कहे थे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तकरीबन ये 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़। तो इन्वेस्टर समिट 2023 में हुई थी, उसमें लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने अनाउंस किया था कि हम यूपी में निवेश करेंगे। तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की समिट और कराई जाए तब तो ये अचीव कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। इकोनॉमिस्ट जो है वो यही सजेशन दे रहे हैं कि 2023 में जो आपने इन्वेस्टर समिट कराई थी उसमें 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मतलब अनाउंस हुआ था। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने 40 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात यूपी में कही। अब अगर ऐसे और भी आयोजन होंगे तब तो आप 2-3 साल में, जो 4 साल का प्रोग्राम आपका है 29 तक के लिए, तब तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी आप सोच सकते हो। ऐसे आयोजन और कराए जाएं। अब कुछ पॉइंट जो है वो शॉर्ट में बना दिए हैं, इनमें कोई डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक 2-2 लाइन ध्यान रखना है। यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी कौन है इस समय, अरुण भंसाली, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है। यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रेजेंट में कौन बने हैं, जस्टिस अरुण भंसाली। गवर्नर कौन है, पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, अभी भी यही है, आनंदीबेन पटेल। तो जस्टिस अरुण भंसाली यूपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल। 3 दिन का इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन यूपी में कहां पर कराया गया, वृंदावन मथुरा, यही सवाल है, बस यही क्वेश्चन है, किस जगह पर हुआ है। 3 दिन का इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल वृंदावन मथुरा यहां पर हुआ। गीता शोध संस्थान है, इन्होंने आयोजन कराया, जहां पे जो बड़े बड़े लिटरेचर वाले लोग हैं, लेखक लोग हैं, वो लोग इकट्ठा हुए और दोनों देशों का कल्चर को प्रमोट किया जाए, कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा मिले। इंडिया नेपाल के बीच कल्चरल जो हेरिटेज वगैरह का रिलेशन और बेटर हो।
लिटरेचर वर्क को प्रमोशन किया जाए। तो 3 दिन का इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजन हुआ है? वृंदावन मथुरा, बस यही सवाल है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डॉल्फिन सफारी यूपी में बनाया जाएगा। अब सवाल यही है कहां पर? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डॉल्फिन सफारी बनाई जाएगी, जिससे डॉल्फिन का कंजर्वेशन भी हो सके और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। अपने प्राकृतिक एरिया में डॉल्फिन रहे तो वहां पे लोग घूमने फिरने भी आ सके, डॉल्फिन को देखने भी आ सके। कहां पर बनेगा? बनारस में। सिंगल लाइनर क्वेश्चन ही है। और लोग भी रखे जाएंगे, स्टाफ रखा जाएगा, उनको डॉल्फिन मित्र नाम दिया गया। स्टाफ रखा जाएगा इनके केयर के लिए, उनको नाम दिया गया डॉल्फिन मित्र। तो यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डॉल्फिन सफारी बनाया जाएगा बनारस में। कंजर्वेशन भी होगा और इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, एनवायरमेंटल टूरिज्म बढ़ेगा, लोग आए जाएंगे और ये अपने प्राकृतिक एरिया में रहेगी। गंगा में डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन की बात है ये। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन सफारी बनारस में बनेगी। ये सफारी कैथी और धखवा विलेज पड़ेगा बनारस में, उसके आसपास बन रही है। इस क्षेत्र में अच्छी संख्या है डॉल्फिन की। कैथी और ढकवा विलेज है बनारस के, वहां पे अच्छी संख्या में डॉल्फिन है। और डॉल्फिन मित्र वो मैन पावर जो अपॉइंट की जाएगी इसके कंजर्वेशन के लिए, लोगों को अवेयर भी किया जाएगा कि इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, पॉल्यूशन ना बढ़ाया जाए, गंदगी ना डाली जाए रिवर में। बिठूर महोत्सव, कानपुर में बिठूर, कानपुर में जगह है बिठूर, यहाँ पर बिठूर महोत्सव का आयोजन हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई थी, नाना साहब यहीं पर थे। नाना साहब जो थे वो यहीं पर थे बिठूर में। तो महाराष्ट्र से जुड़े रहे वो, महाराष्ट्र, और बाद में उनको अंग्रेजों ने यहाँ भेज दिया था। तो महाराष्ट्र और यूपी दोनों जगह से जुड़ाव रहा है। तो 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई जगह है बिठूर। तो बिठूर महोत्सव नाम से कानपुर में आयोजन हुआ। सवाल क्या है? बिठूर महोत्सव हाल ही में कहा मनाया गया? कानपुर में, मार्च 2025। इंपॉर्टेंस क्या है? 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है बिठूर। नाना साहब यहीं पर, उनको जब महाराष्ट्र से निकाला गया था तो यहीं पर आकर रहे, तात्या टोपे उनको सपोर्ट करते थे। तो हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस है बिठूर का। और 1857 की क्रांति से जुड़ा वह उस समय वहां की इमेजेस, थिएटर के माध्यम से प्ले, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ की जाती है। ये सब परफॉर्मेंस यहाँ किया जाता है, उस समय के बारे में लोगों को बताया जाता है, उस समय की जानकारी दी जाती है लोगों को यहाँ। क्लियर है? बिठूर महोत्सव कानपुर में हुआ, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो इसमें प्ले, थिएटर, म्यूजिक, ड्रामा, ये सब चीजें, स्टोरी बताना उस समय का। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 का डाटा आया है। कितने स्टार्टअप लगे, कितने सफल रहे, क्या परफॉर्मेंस रही। उत्तर प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पे रहा है स्टार्टअप की स्थिति में। तो महाराष्ट्र नंबर 1, कर्नाटका नंबर 2। पहले पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटका, यूपी का स्थान तीसरा। मैंने आपको बताया था यूपी की परफॉर्मेंस इस समय अच्छी चल रही है ग्रोथ के मामले में। तो स्टार्टअप से भी आपको पता लग रहा है, स्टार्टअप के मामले में यूपी तीसरे स्थान पे रहा है भारत में, महाराष्ट्र नंबर 1, कर्नाटका नंबर 2। स्टेट में लगभग 14,000 स्टार्टअप शुरू हुए, एक रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई। 26 स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुके हैं। 26 स्टार्टअप यूपी के ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न, जो बहुत बड़ी कंपनी बन गई हैं। 26 स्टार्टअप को यूनिकॉर्न स्टेटस मिल चुका है। क्लियर है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025, यूपी तीसरे स्थान पे रहा, महाराष्ट्र कर्नाटका पहले दूसरे पर। 14,000 स्टार्टअप लगभग यूपी में शुरू हुए और 26 स्टार्टअप उसमें से ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। अच्छा, ये भी सवाल पूछ सकता है, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी वो है, वो स्टार्टअप कंपनी जिसका $1 बिलियन
$1 बिलियन की कंपनी जो हो गई हो उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। जो कंपनी $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर गई हो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। क्लियर है? $1 बिलियन वैल्यूएशन जिस कंपनी का क्रॉस हो गया हो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो स्टार्टअप जो बनी और जो स्टार्टअप अच्छा परफॉर्म कर गई, स्टार्टअप थी और ग्रो करते करते $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर गई है, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? 14,000 स्टार्टअप यूपी में, ये लिख लेना, यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है, ये पूछ बैठेगा एग्जाम में। यूनिकॉर्न कंपनी चर्चा में रहता है हमेशा, पूछ बैठेगा। तो स्टार्टअप कंपनी जो ग्रो करते करते $1 बिलियन वैल्यूएशन क्रॉस कर गए उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। $1 बिलियन। तो उत्तर प्रदेश में 14,000 स्टार्टअप लगे और 26 स्टार्टअप यूपी के यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जहां स्टार्टअप 49 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसके 49 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप एक्टिव हैं। पहले सिर्फ नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर कुछ ही सिटी थे, कुछ ही एरिया थे जहां स्टार्टअप ज्यादा एक्टिव थे। अभी 49 जिले हैं यूपी के जहां पर एक्टिव हैं और अभी छोटे शहरों की तरफ भी एक्सपेंड करते जा रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में यूपी तीसरे स्थान पे रहा। स्टार्टअप के मामले में 14,000 स्टार्टअप में 26 स्टार्टअप यूपी के यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर चुके हैं। पहला राज्य भारत का जिसके 49 जिलों में स्टार्टअप काम कर रहे हैं। पहले कुछ मेन सिटी हुआ करते थे, 49 डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव हैं। छोटे शहरों की तरफ भी एक्सपेंशन देखा जा रहा है। क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई कहां पर? गोरखपुर में। यही सवाल है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? गोरखपुर के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज किया गोरखपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, WRI इंडिया, दोनों ने मिलकर किया इसको। टारगेट क्या? नेट जीरो कार्बन 2070 तक भारत का जो इनिशिएटिव है, इन सब चीजों पर बात हुई। नेट जीरो कार्बन 2070 तक इंडिया को जो अचीव करना है, कार्बन एमिशन को जीरो पर लाना है, उसके ऊपर चर्चा हुई। टेक्नोलॉजी की बात, पब्लिक अवेयरनेस जरूरी है, ये सब चीजों में बात हुई। कई सारे अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इन पे बात हुई। जैसे प्लास्टिक को रिप्लेस करना है तो बनाना फाइबर बेस्ड एक प्लांट लगाया गया है लखीमपुर में। बनाना फाइबर जो होता है उससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए। ऐसे ही बायोपॉलीमर प्लांट, यूपी में कई सारी चीजें लग रही हैं। लखीमपुर खीरी में बताया था ना, बायोपॉलीमर प्लांट। तो नेट जीरो कार्बन 2070 तक इंडिया का जो टारगेट है, उसके लिए यूपी में भी कई चीजें हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या लानी है, पब्लिक को जागरूक करना, अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या होंगे, ये सब चीजें। ओपन वेस्ट बर्निंग भी गोरखपुर में 2027 तक बंद करना है। ओपन वेस्ट बर्निंग पे भी रोक लगेगी गोरखपुर में 2027 तक। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025, ये एक इवेंट कराया गया। क्वेश्चन क्या है, किसके लिए हुआ और कहां पर हुआ? बस ये ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इवेंट था। ये महाकुंभ प्रयागराज। जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 कहां पर हुआ? प्रयागराज। 15,000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया। 15,000 से ज्यादा ट्राइबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्या चीज यहाँ पे शो किया गया? उनका हेरिटेज, ट्रेडिशन, आर्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, जो चर्चा हुई। एग्जीबिशन वगैरह लगाए गए, हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो वो लोग बनाते हैं वो सब एग्जीबिशन लगाए गए। ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक, ये सब हुआ। तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 ट्राइबल इवेंट था जो प्रयागराज में हुआ। और 2025 को डिक्लेयर किया गया जनजातीय गौरव वर्ष। बिरसा मुंडा जो है ट्राइबल के भगवान माने जाते हैं, 150वां बर्थ एनिवर्सरी था उनका। 2025 को डिक्लेयर किया गया जनजातीय गौरव वर्ष। किसके सम्मान में? बिरसा मुंडा, जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी उनकी थी। ये उत्तर प्रदेश अभी लॉन्च तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया यूपी एग्रीस क्या चीज है? एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे होगा और रूरल कंपनीज कैसे आगे बढ़ेंगी।
तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग ये नाम है। द प्रोजेक्ट टारगेट इंक्रीजिंग फार्मर्स यील्ड, प्रति एकड़ जो वो 14-15 कुंटल उगा पाते हैं, कैसे उसको 10 कुंटल बढ़ाया जाए, नहीं 10 से 14-15 कैसे पहुंचाया जाए, ये है पर एकड़ 10 कुंटल का प्रोडक्शन कर पाते हैं, उसको 14-15 कैसे पहुंचाएं, ये टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में जो कल्टीवेबल लैंड है, खेती जहां की जाती है, लगभग 45% अकेले यूपी के पास है। यूपी भारत का जितना कल्टीवेबल लैंड है, खेती वाली जमीन है, 45% अकेले इसके पास, with 75% of it located in Uttar Pradesh hold 45-45% of India's cultivable land और हाईली फर्टाइल और प्रोडक्टिव है। यूपी लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ, कई सारी चीजों में यूपी लीड करता है, जैसे मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन में यूपी टॉप पर है। उसके अलावा भी कई सारी चीजें, गेहूं वगैरह में भी ये लिखा है इतना सारा, यूपी कई सारी चीजों में लीड करता है प्रोडक्शन में। और भारत के टोटल जो अनाज उत्पादन है उसमें 23% योगदान देता है, भारत के अनाज उत्पादन में 23%। कल्चर एंड टूरिज्म मंत्रालय, स्टेट का जो वहां पे नहीं, केंद्रीय मंत्री जो है, यूपी में एक आयोजन कराया गया भागवत का, किया जाए। रेलवे स्टेशन वगैरह जो है, रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, पेंट वगैरह कर दिया जाए सिटी को। तो पेंट माई सिटी कैंपेन, ये रेलवे का प्रोग्राम था कुंभ के दौरान। पेंट माई सिटी कैंपेन किसका था? इंडियन रेलवेज का। तो प्रयागराज में कैंपेन चलाया गया पेंट माई सिटी, इंडियन रेलवे के द्वारा, जितने रेलवे स्टेशन वगैरह हैं वहां पर उनको ब्यूटिफाई करने के लिए। सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है अब तो वर्ल्ड में है इस समय, हुबली, कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई है। पहले गोरखपुर वाला हुआ करता था, अब गोरखपुर वाले से ऊपर निकल गया ये, गोरखपुर सेकंड पर है, उसकी लंबाई है 1.3। तो क्वेश्चन क्या है, गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में टॉप पर आ गया है कर्नाटक का हुबली। 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है कर्नाटक में, हुबली प्लेटफॉर्म, हुबली जंक्शन। और गोरखपुर टॉप पे था पहले, अब वो सेकंड हो गया। गोरखपुर जो है 1.366 मीटर, मतलब 1.3 किलोमीटर लगभग, वो सेकंड पे है। क्वेश्चन समझ आया? हुबली टॉप पर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.5 किलोमीटर से ऊपर, वर्ल्ड में सबसे ऊपर, सेकंड नंबर गोरखपुर। तो यूपी वाला क्वेश्चन है तो गोरखपुर ध्यान रखना है। यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो एजेंसी काम करती है, यूपी नेडा, अयोध्या को यूपी का पहला सोलर सिटी बना रहे हैं। यूपी का पहला सोलर सिटी अयोध्या। सरयू रिवर में बोट चलेगी, वो भी सोलर से चलेगी। जो स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी वो भी सोलर से काम करेगी। घरों के ऊपर, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर सोलर पैनल, मतलब पूरी तरीके से सोलर पे शिफ्ट कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहला सोलर सिटी ये बनेगा अयोध्या। तो यूपी नेडा डेवलप कर रहा है अयोध्या को यूपी का पहला सोलर सिटी, भारत का पहला नहीं। भारत में पहला तो दीव है, दीव, दमन एंड दीव में जो दीव है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, 2 यूनियन टेरिटरी थे जिनको मर्ज कर दिया गया। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली मर्जर हो गया है, उसमें दीव जो है वो सोलर सिटी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश का सांची भी सोलर सिटी है, सांची। तो यूपी के अंदर पहला सोलर सिटी अयोध्या को डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे सरयू रिवर में जो बोट चलेगी वो सोलर पावर, स्ट्रीट लाइट वो सोलर पावर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वो सोलर एनर्जी पे चलेगा, और घरों के ऊपर सोलर पैनल, बिल्डिंग पे सोलर पैनल। तो पूरी तरह से अयोध्या को सोलर एनर्जी पे ले आएंगे। तो यूपी का पहला सोलर सिटी बन रहा है अयोध्या। दीव सोलर सिटी था भारत का, 2016 में डिक्लेयर हो गया था। इसके बाद सांची, भोपाल के पास सांची जो है ये भी सोलर सिटी।
ये नोट में लिख दिया है मैंने। दीव और सांची ये भी सोलर सिटी हैं, ये भारत के हो गए। यूपी का अयोध्या बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा यूपी के अंदर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे के आसपास सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे कई सारे। एक्सप्रेसवे के आसपास में कई सारे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और एक्सप्रेसवे में जो बीच की जगह होगी वहां भी सोलर पैनल लगेंगे। जो बीच का स्पेस होगा उसमें भी सोलर पैनल लगेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट सोलर प्लांट्स लगाने की तैयारी कर रही है 1700 हेक्टेयर लैंड पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 1700 हेक्टेयर लैंड पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो ये यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा जो 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेट करेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे होगा क्योंकि 1700 हेक्टेयर एक्सप्रेसवे पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 550 मेगावाट पावर का जनरेशन होगा यहां से। तो विद दिस सोलर प्लांट द स्टेट गवर्नमेंट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी, लगभग 1 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएंगे इसके आसपास। एक्सप्रेसवे के आसपास जो घर होंगे 1 लाख घरों को हम बिजली सप्लाई कर पाएंगे और 25 साल इसकी लाइफ रहेगी। सोलर पैनल की लाइफ 25-30 साल होती है, पढ़ाया हुआ है मैंने एनर्जी में। सोलर पैनल की लाइफ 25-30 साल होती है। तो 25 साल लगभग मान रहे हैं कि उतने समय तक ये चलेगा। और यूपी नेडा इसको एग्जीक्यूट, यूपी ईडा इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? यूपी ईडा, एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। यूपी की जो एजेंसी एक्सप्रेसवे वगैरह जो बनाते हैं यूपी ईडा, ये एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को। और 296 किलोमीटर लंबा है ये, 4 लेन का। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा है, 4 लेन का है ये। 2 पार्ट में डिवाइड है, सब जरूरत नहीं है, बस वही मेन क्वेश्चन वही है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, 4-5 साल पुराना है ये। रिहन डैम, सोनभद्र में जो रिहन डैम है वहां पे पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यूपी का पहला फ्लोट करता हुआ सोलर पावर प्लांट रिहन डैम, सोनभद्र, हिंडाल्को के पास। ये स्टेट का पहला फ्लोट करता हुआ सोलर पावर प्लांट। फ्लोट क्या करना, प्लेटफॉर्म बना देते हैं, वो लेक के अंदर ऐसे मूव करता रहेगा, तो जगह भी नहीं घेरी और सोलर पैनल मूव कर रहा है, बिजली बन रही है और वाटर का इवापोरेशन गर्मियों में जो होता है वो भी कम हो जाता है। लेक के ऊपर अगर आप प्लेटफॉर्म बना दो, पूरी लेक कवर नहीं करते हैं, लेक के ऊपर आपने थोड़े एरिया बना दिया, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, केरल वगैरह में भी है ऐसा, केरल वगैरह में भी है कि इमेज दिखाता हूं मेरे को। पूरी लेक कवर नहीं करते हैं, कुछ हिस्से में बना देते हैं। तो सोलर पैनल के लिए जमीन एक तो जो यूज होती है, जमीन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, वाटर बॉडी को यूज कर ले रहे हो, जमीन की जरूरत नहीं पड़ रही, वाटर बॉडी को आप यूज कर ले रहे हो और पावर बनाने का काम हो जा रहा है। और जो वाटर का इवापोरेशन होता, वाटर का लॉस होता, वो भी कम हो जाएगा। वाटर का जो लॉस हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो होते हैं उनका क्या एडवांटेज है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट का सबसे मेन एडवांटेज यही है कि वाटर के इवापोरेशन को भी कम कर दे रहा है, प्लस उस जगह को पावर जनरेशन के लिए यूज भी कर ले रहे हैं। ये देखो फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो इस तरह से प्लेटफॉर्म बना दिए जाते हैं फ्लोट करते हुए, और ये वाटर बॉडी ऐसे ओपन है। अब वाटर का इवापोरेशन रेट भी थोड़ा कम हो जाएगा, हीटिंग कम होगी गर्मियों के समय में, और एनर्जी बन जाएगी, और आप जमीन भी वेस्ट नहीं हो रही है, जमीन भी वेस्ट नहीं हो रही है। तो ये सारे फायदे हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट का। एक एडवांटेज ये लिख लो यहां पर, सोलर में यही है ना कि जमीन की बड़ी जरूरत पड़ती है। अब कितनी जमीन, सब जगह सोलर प्लांट थोड़ी लगा दोगे। फ्लोटिंग सोलर प्लांट के एडवांटेज में एक तो है डिक्रीज वाटर इवापोरेशन, वाटर इवापोरेशन को कम कर दे रहा है। डिक्रीज लैंड यूज, आपको जमीन जरूरत नहीं पड़ रही, वाटर बॉडी पे लगा दे रहे हो आप, क्योंकि लैंड जो जरूरत पड़ेगी तो लैंड एक्वायर करना भी आसान नहीं है, और पूरी जमीन पे तो सोलर पैनल लगा नहीं दोगे, तो लैंड यूज भी कम हो रहा है, तो वाटर इवापोरेशन भी कम हो रहा है, लैंड यूज भी कम हो रहा है, और पावर जनरेशन तो कर ही रहे हैं।
पावर जनरेशन हो ही जा रहा है। तो यूपी में पहला फ्लोट करता हुआ सोलर प्लांट कहां पर, रिहन डैम। और अभी लेटेस्ट नहीं, 4-5 साल पुराना है ये, 4-5 साल पुराना। प्रिंस कह रहे हैं 16-17। प्रिंस बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि 70% सिलेबस जिनका हो चुका हो वो रिवीजन और क्वेश्चन के टाइम को बढ़ा दें, नए टॉपिक के टाइम को कम कर दें। 70% से आज सिलेबस जिनका हो चुका है उनका 70-80% टाइम क्वेश्चन और रिवीजन के लिए होना चाहिए, 20% नए टॉपिक के लिए होना चाहिए। तो अभी के हिसाब से 70% सिलेबस जिनका भी हो चुका है, अपना जितना पढ़ रहे हैं, मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम टाइम 80% टाइम आपका जाना चाहिए रिवीजन और क्वेश्चंस पर, और 20% तरह का फ्लोट करता हुआ बिगेस्ट इन द कंट्री। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, अभी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां पर शुरू हुई है, लखनऊ में। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत हुई है यूपी में, कहां पर, लखनऊ में। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हाल ही में यूपी की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सर्विस लखनऊ में स्टार्ट हुई है। बस यही क्वेश्चन है, कहां स्टार्ट किया गया, इतना ही सवाल है। यूपी की एक लोकल कंपनी है वहां की, शंख एयर, यूपी की पहली एयरलाइन शुरू कर रहे हैं ये। शंख एयर नाम से कंपनी है, ये यूपी की पहली एयर सर्विस, हवाई जहाज वाली कंपनी है ये, एयरलाइन सर्विस शुरू कर रहे हैं ये। अभी तो ये लखनऊ से नोएडा के बीच कवर कर रहे हैं, उसके बाद और भी सिटी शुरू करेंगे। शंख एयर, ये कहाँ की एयरलाइन कंपनी, यूपी की है, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन शंख एयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अप्रूवल मिल चुका है इस कंपनी को हवाई जहाज उड़ाने के लिए। ये लखनऊ से नोएडा के बीच शुरू कर रहे हैं, उसके बाद और भी शहरों में। सवाल क्या है, शंख एयर कहाँ की कंपनी है, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कंपनी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अप्रूवल मिल गया है, लखनऊ नोएडा के बीच सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद और भी शहरों को जोड़ेंगे। अयोध्या टूरिज्म के मामले में 2024 के स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में बनारस को भी क्रॉस कर गया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जहां विजिट किए हैं, अयोध्या टॉप पर रहा है 2024 के शुरू के 6 महीने में, बनारस को एक्सीड कर गया ये। तो अयोध्या में 11 करोड़ डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर आए, बनारस के 4.6 करोड़ के मुकाबले। अयोध्या टॉप पर चला गया। केंद्र सरकार टाटा सन्स के साथ मिलकर टेम्पल म्यूजियम बना रहे हैं, कहां पर, यूपी में, अयोध्या में। केंद्र सरकार टाटा सन्स के साथ मिलकर टेम्पल म्यूजियम बना रहे हैं, कहां, अयोध्या के अंदर। सिंगल लाइन में क्वेश्चन है, बस ऐसी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में याद रखना है इनको। तो टूरिस्ट के मामले में अयोध्या टॉप पर चला गया। टेम्पल म्यूजियम केंद्र सरकार टाटा के साथ मिलकर कहां बनाएंगे, अयोध्या के अंदर। उत्तर प्रदेश का निर्माण नाम से एक बिल, उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है विधानसभा में निर्माण नाम से बिल जो ला रहे हैं, किसके लिए है, स्टेट की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन ले जाना है, उसके लिए कई सारे काम योगी गवर्नमेंट जो कर रही है, उसमें एक निर्माण बिल भी लाया गया, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़े, ये काम बढ़े, तो निर्माण नाम से बिल है जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की तरफ एक प्रयास। तो यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, एक बिल है ये निर्माण नाम से, निर्माण नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल। निर्माण का फुल फॉर्म ये है, नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल। ये बिल किस काम के लिए, स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन ये बढ़े, इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट भी और मिले, तो इससे स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होने की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
लक्ष्मी सिंह कौन है? उत्तर प्रदेश के अंदर पहली वुमेन पुलिस चीफ, फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ। तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो यूपी के अंदर किसी कमिश्नरेट को हेड की है, लक्ष्मी सिंह। आईपीएस लक्ष्मी सिंह यूपी के अंदर पहली महिला ऑफिसर जो किसी कमिश्नरेट को हेड की, नोएडा कमिश्नरेट को हेड किया इन्होंने। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर यूपी में लक्ष्मी सिंह, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर यूपी में लक्ष्मी सिंह। क्या चीज को हेड किया? पुलिस कमिश्नरेट। इंडिया में पहली नाइट सफारी, डे सफारी तो कई सारी हैं, नाइट सफारी कहां बन रही है? लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट एरिया, यहां इंडिया की पहली नाइट सफारी बनाई जा रही है। डे सफारी भारत में कई हैं, नाइट सफारी यहां पे डेवलप कर रहे हैं। तो इंडिया की पहली नाइट सफारी यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। लखनऊ के अंदर इंडिया की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में डेवलप की जाएगी। 2027.4 हेक्टेयर एरिया है। तो यहाँ पे नाइट सफारी भी बनेगी और जूलॉजिकल पार्क भी बनेगा। तो वही लिखा हुआ है, कंट्री में डे सफारी कई सारी है, 13 सफारी देश में है, नाइट सफारी ये पहली होगी। नाइट सफारी रात में भी घूम के पूरे एरिया में विजिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नाइट सफारी यूपी में कहां बन रही है? लखनऊ कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में। ये इंडिया की भी पहली नाइट सफारी होगी। अमृत सरोवर, अमित नहीं, ये स्पेलिंग ठीक करना, अमृत सरोवर, ये स्पेलिंग ठीक करना है, अमृत सरोवर। वाटर कंजर्वेशन के लिए कई सारे जो जलाशय हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, उनको रिचार्ज किया जाए, डेवलप किया जाए। भाई वाटर कंजर्वेशन के लिए नए तालाब बनाए जाएं, जो तालाब खत्म हो गए उनको दोबारा जीवित किया जाए। तो अमृत सरोवर करके प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। यूपी के अंदर पहला अमृत सरोवर कहां बना है? रामपुर। यूपी के अंदर पहला अमृत सरोवर रामपुर में बना। तो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है, यहां लिखा है मैंने, मिशन अमृत सरोवर। इसका पर्पस है वाटर कंजर्वेशन। और 75 अमृत सरोवर हर जिले में बनाए जाएं। पूरे देश में 50,000 अमृत सरोवर बनने हैं। अमृत सरोवर जो मिशन है, अमृत सरोवर प्रोग्राम क्या कह रहा है? भारत के हर जिले में लगभग 75 अमृत सरोवर क्या है? तालाब, ये बनाए जाएं। लगभग पूरे देश में 50,000 अमृत सरोवर बनने हैं। और यूपी में पहला जो अमृत सरोवर बना है, ये इंडिया का पहला अमृत सरोवर जो शुरुआत हुई है, रामपुर उत्तर प्रदेश में बना है। क्वेश्चन समझ आया? भारत का पहला अमृत सरोवर क्या है? तालाब है। कई सारे तालाब लोगों ने कब्जा कर लिए, तालाब खत्म हो गए, सूख गए। तो दोबारा वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा? बारिश का पानी आए या ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करना है, तो वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा? तालाब बनाए जाएं। तो इंडिया का पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ, मतलब बना दिया गया। ये क्या प्रोग्राम है? मिशन अमृत सरोवर के तहत पूरे देश में 2022 में इसको शुरू किया गया। प्रोग्राम को 2022 में इसको शुरू किया गया था। वाटर कंजर्वेशन इसका फोकस है, वाटर कंजर्वेशन फोकस है। हर जिले में 75 पौंड जिनको अमृत सरोवर बोला जाएगा। और पूरे भारत में 50,000 अमृत सरोवर बनने हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो देश का पहला अमृत सरोवर यूपी में बनाया है, रामपुर में। ये क्वेश्चन है, कंट्री का पहला है और यूपी में बना है, इसलिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, चलो इसमें लगभग 2 साल का भी जो डाटा था यूपी का, लगभग करा दिया है मैंने। तो यूपी का स्टैटिक जीएस का जो पार्ट था, यूपी में पहले कौन थे, माइंस कहाँ है, ये सब तो बता ही चुके हैं पहले। और जो करंट का डाटा थोड़ा बहुत रह गया था वो कंप्लीट हो गया है इसमें। अब कल से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, कल से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो यूपी लोकल में इतना काफी है। अब कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन कवर कर ले उतना बेटर। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए, कोई किसी का सवाल है तो पूछ लो। यूपी पीसीएस का पेपर भी सॉल्व कराऊंगा पारुल। यूपी पीसीएस का पेपर 23 का तो करा रखा है, यूपी पीसीएस का 23 वाला पेपर तो कराया हुआ है, जो लेटेस्ट पेपर है वो कराऊंगा। बीपीएससी एई वाला भी कराऊंगा।
यूपीपीएससी एई का पुराना पेपर जो अवेलेबल था जीएस वो करा दिया था। नए पेपरों में यूपीपीसीएस और बिहार पीएससी एई का जो पेपर हुआ था, अब पेपर कराऊंगा मैं, कल से शुरू करूंगा। अगले एक हफ्ते के अंदर ये सब पेपर कई सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जनरल क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वो तो होंगे ही, बाकी जो आपके नए टॉपिक ऐड हुए हैं मेरे वाले जो एरिया है उनके भी क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलो क्लास, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।